क्वेश्चन नंबर 2D है। 2D क्वेश्चन नंबर है डिस्क्राइब की एट्रीब्यूट फॉर प्रोनाउंसिएशन एडेक्वेट। प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है कि शब्दों का उच्चारण आप कैसे करते हैं, ठीक है। एडेक्वेट मतलब होता है शिष्टाचार, तो शब्दों को उच्चारण करने का एक शिष्टाचार होता है। ये तो शुद्ध हिंदी हो गई इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो प्रोनाउंसिएशन इन कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मतलब शब्दों का उच्चारण जो होता है वो रिफर करता है टू द वे ऑफ वर्ड इज स्पोकन। शब्द को बोलने का तरीका जो होता है वही हमारा प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। तो प्रोनाउंसिएशन अफेक्ट द वे वी कम्युनिकेट। राइट प्रोनाउंसिएशन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, and in effective communication. As a result, the entire exercises become futile. राइट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो लीड करता है अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और कम्युनिकेशन को इन अनअफेक्टिव बनाता है, ठीक। एज द रिजल्ट इंटायर एक्सरसाइज बिकम फ्यूटाइल। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा पूरा कम्युनिकेशन जो होता है बेकार हो जाता है, ठीक है। अब नीचे देख सकते हैं दीज आर द की एट्रीब्यूट फॉर प्रोनाउंसिएशन एटिक्वेट। ये नीचे जो लिखे हुए हैं ये की हैं एट्रीब्यूट फॉर प्रोनाउंसिएशन एटिक्वेट। एटिक्वेट मतलब शिष्टाचार होता है। तो सबसे पहले क्या, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो सबसे पहले मेक आई कॉन्टैक्ट व्हाइल स्पीकिंग। बोलने के दौरान आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए। इट इंस्पायर टू अदर। ये दूसरों को इंस्पायर करता है, ठीक है। ये दूसरों को क्या करता है, इंस्पायर करता है। देखो ये वाला इंस्पायर करता है, INPIRE, INSPIRE, इंस्पायर अदर टू लिसन। ये दूसरों को सुनने में इंस्पायर करता है। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, ट्राई टू मेक वॉइस साउंड प्लीजिंग एंड सॉफ्ट। ट्राई कीजिए कि आपकी वॉइस प्लीजिंग एंड सॉफ्ट हो। डू नॉट स्पीक इन अ मोनोटोनस वॉइस। चेंज द मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस ओकेजनली। डू नॉट मोनोटोनस, एक ही सुर में मत बोलिए। जैसे आप तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं तो तेज़ ही मत बोलिए, मतलब आप अपने वॉइस के मॉड्यूलेशन को ओकेजनली चेंज करते रहिए। कुछ बातें तेज़ कहने वाली होती हैं, कुछ बातें धीरे कहने वाली होती हैं, उस हिसाब से अपनी आवाज़ को चेंज करके बोलिए। एक ही आवाज़ में, मोनोटोनस मतलब एक ही आवाज़ में मत बोलिए। डू नॉट मम्बल एंड स्पीक क्लियरली। आप किसी बात को बोलते हैं तो मम्बल मतलब हड़बड़ाएंगे मत, क्लियरली बोलिए, ठीक। मम्बल मतलब होता है अपनी बात को खुद ही नहीं समझ पाना, उसी में घुमाते रहना। कोई बात ऐसी कह दी जो उसी में आप चुपके से कह गए, सामने वाला सुन ही नहीं पाया, ठीक है। यूज ऑफ वर्ड विच क्लियर टू अंडरस्टैंड। ऐसे शब्दों को चुनिए जो क्लियरली दूसरा अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। यूज प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज टू शो इंटरेस्ट इन द गोइंग कन्वर्सेशन। आप किसी दूसरे से बात कर रहे हैं तो प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज टू शो इंटरेस्ट इन द ऑनगोइंग कन्वर्सेशन। दूसरे से बात करते समय प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कीजिए, जिससे टू शो इंटरेस्ट, और दूसरे से बात करने में आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए, तभी दूसरा आपकी बात में इंटरेस्ट दिखाएगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, एट द एंड ऑफ कन्वर्सेशन थैंक्स द ऑडियंस फॉर लिसनिंग पॉजिटिवली या पेशेंसली। आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, आप पढ़ रहे हैं, तो आप को जब मैं थैंक यू आपको बोलूँगा और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, जिससे क्या होगा, क्योंकि मैं इसलिए बोलूँगा कि आप पूरा लेक्चर जो पेशेंसली देख रहे हैं, आप मुझे थैंक्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि मैं आपको पेशेंसली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो ये लास्ट पॉइंट है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले आप एक लाइन में इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आई कॉन्टैक्ट बनाइए, ठीक है। अपनी जो वॉइस है उसको मधुर और सॉफ्ट बनाइए, ठीक है, और एक आवाज़ में मत बोलिए। फिर अपनी बात को मम्बल मत कीजिए, ठीक है। यूज वर्ड क्लियरली, ऐसे वर्ड को चुनाव कीजिए जो कि क्लियरली अंडरस्टेबल हो, ठीक है, और प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज दिखाइए, ठीक। और लास्ट पॉइंट क्या है कि थैंक्स बोलिए। तो एक की एट्रीब्यूट है प्रोनाउंसिएशन एडेक्वेट के, ठीक है। तो दी जाता की एट्रीब्यूट, ठीक। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इन चीज़ों को मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, इसको आप बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। अब कॉपी कैसे लिखी जाती है, आप 4th सेमेस्टर में आ गए तब तो पता ही हो गया होगा, ठीक है। लेकिन जो राइट एक होता है कि कुछ भी लिखना, तो इस लेक्चर से आपको ये समझ आ जाएगा कि कुछ भी नहीं लिखना। जैसे ये है कि किसी ने लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे ऐसे कुछ भी लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। कुछ भी लिखने से कोई फायदा नहीं है। आपका 3rd सेमेस्टर हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, आपने देखा कि कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। अरे बातों में समय मत, आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन कौन सा, दूसरा पोर्शन जो है पूरा हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, ठीक है। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट एंड एल्यूसिडेट द बैरियर ऑफ टू कम्युनिकेशन, ठीक है। लिस्ट द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ कैन ओवरकम दीज बैरियर्स। तो सबसे पहले बैरियर समझते हैं कि बैरियर क्या होता है, ठीक है। तो जब कोई बात हम कर रहे हैं आपसे, उस बात को बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है। तो इसको बेसिकली डिफाइन करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में नॉइज़, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा है द वर्ड, इसमें आपको प्रॉपर दिखेगा कि द वर्ड नॉइज़ डज नॉट मीन, या नॉइज़ डज नॉट मीन इसका मतलब नॉइज़ नहीं है। तो द वर्ड नॉइज़ डज नॉट मीन मोर कोकोफोनी। कोकोफोनी मतलब होता है कि इसका मतलब ध्वनि से नहीं है, कोकोफोनी मतलब गुंजायमान होता है इसका हिंदी।
तो ध्वनि का मतलब नॉइज़ का मतलब ये नहीं कोकोफोनी से नहीं है, रैदर इट स्टैंड फॉर बैरियर टू कम्युनिकेशन। यहाँ नॉइज़ का मतलब है कि बैरियर उत्पन्न कर रहा है। जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं तो सिग्नल नहीं आ रहा, तो उस जगह पे एक नॉइज़ आती रहती है, खिच खिच की आवाज़ आती है, वो बैरियर हो गया। मैं आपको किसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो लैंग्वेज बैरियर हो गया, ठीक है, तो ये बैरियर हो गया, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अभी होते क्या क्या है, ठीक है, अब देखो अब होते क्या है। और इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, जैसे ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको कुछ नहीं मतलब कुछ और नहीं लिखना है तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। वैसे ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आपके 2-3 पन्ने आराम से बच जाएंगे, तो इसमें आप घबराने की कोई बात नहीं। बैरियर बस इतना डिफाइन कर दीजिए, द वर्ड नॉइज डज नॉट मीन मोर कोकोफोनी, रेदर इट स्टैंड फॉर बैरियर टू कम्युनिकेशन, ठीक है। ये मोर कोकोफोनी नहीं है, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इट कैन बी ब्रॉडली, अब ये देखिए ये लिस्ट करना ना, इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। जो हमारा बैरियर टू कम्युनिकेशन है इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रापर्सनल, ठीक है, फिर इंटरपर्सनल, फिर तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। तो इंटरपर्सनल बैरियर क्या होता है, ये अवर सेल्फ, खुद से जो बैरियर उत्पन्न होते हैं उनको इंट्रापर्सनल बैरियर कहते हैं। तो द बैरियर विच डिपेंड्स विद इन अवर सेल्फ इज नोन एज सेल्फ मोड बैरियर, ठीक है। तो और इंटरपर्सनल सेल्फ मोड बैरियर और इंट्रापर्सनल बैरियर, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू इंटू देखो इसके नीचे फिर 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक। फिर इंटरपर्सनल फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, आप यहाँ लिख सकते हैं इंटरपर्सनल में। फिर इंटरपर्सनल में ये अवर सेल्फ से क्रिएट होते हैं, इंटरपर्सनल इंडिविजुअल होता है और ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है, ठीक है। अब इंटरपर्सनल ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कैटेगरिकल थिंकिंग और रॉन्ग एजम्पशन। तो कैटेगरिकल थिंकिंग में क्या लिख सकते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ बैरियर, एक प्रकार का बैरियर है दैट एग्जिस्ट अमंग, ठीक है, ठीक है, पेंसोफिट्स, जो एग्जिस्ट करता है अमंग पेंसो ऑल नोन एवरीथिंग। पेंसोफिट्स मतलब होता है ऑल नोन एवरीथिंग, दे आर दोज हु बिलीव दैट दे नोन एवरीथिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको ये लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, तो ये इंट्रापर्सनल बैरियर है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, आप सब कुछ कैसे जान सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है, तो वो इस वाली कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरिकल थिंकिंग में आते हैं, उनको लगता है दे नोन एवरीथिंग, ठीक है। तो दैट वाई द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस बैरियर, ठीक, ट्राई टू ब्लॉक और रिजेक्ट एनी इनोवेटिव आइडिया। इससे क्या होता है, वो कोई इनोवेटिव आइडिया जो होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। फिर दूसरा होता है रॉन्ग एजम्पशन। दूसरा रॉन्ग एजम्पशन, तो दिस बैरियर जनरली अकर्स ड्यू टू इनसफिशियंट, इसको अनएडिक्वेट नॉलेज, इनसफिशियंट नॉलेज से जो होता है वो रॉन्ग एजम्पशन बन जाते हैं। तो इनसफिशियंट नॉलेज ऑफ बैकग्राउंड, ठीक, बैकग्राउंड से आपकी इनसफिशियंट नॉलेज होती है, ठीक, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जैसे हम कोई बात कर रहे हैं वो आपको समझ ही नहीं आ रही, आपको उस बारे में नॉलेज ही नहीं है, जैसे हम साइंस की बात कर रहे हैं लेकिन और सामने वाला साइंस के बारे में समझ नहीं रहा, तो उस जगह पे जो आएगा वो बैरियर आएगा रॉन्ग एजम्पशन का, कि हम कुछ कह और रहे हैं और आप समझ कुछ और रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, दिस बैरियर जनरली अकर्स ड्यू टू इनसफिशियंट नॉलेज ऑफ बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। टू प्रिवेंट्स दिस बैरियर वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड कल्चर अदर सोसाइटी। हम किसी के बारे में बता रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वो स्टूडेंट किस क्लास का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी सोसाइटी क्या है। अब पता लगे उसको हिंदी आती है, आप अंग्रेजी में उसको समझाया जा रहे हैं, तो उस जगह पे क्या होगा, रॉन्ग एजम्पशन आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें बहुत हो जाएंगी, क्योंकि ये यहाँ से लगा के यहाँ तक पेज आपका भर जाएगा, ठीक। तो ये इंट्रापर्सनल बैरियर हो गया। इंट्रापर्सनल अवर सेल्फ, ये खुद से उत्पन्न बैरियर होते हैं जिनको इंट्रापर्सनल बोलते हैं। फिर इंटरपर्सनल, ये दूसरों से होते हैं। इंडिविजुअल, हाँ, इंटरपर्सनल ये इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, ठीक। अब इंडिविजुअल लेवल पे तो इंटरपर्सनल बैरियर जो होता है ये क्लासिफाइड होते हैं 4 टाइप के। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरपर्सनल बैरियर क्या होता है। जान तो गए कि इंडिविजुअल लेवल पे होता है, लेकिन इसमें लिखेंगे क्या, तो द बैरियर दैट टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल इज नोन एज इंटरपर्सनल बैरियर, इट कैन बी एज क्लासिफाइड एज, तो सबसे पहले अनयूजुअल बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। सपोज यू आर गिविंग ए स्पीच ऑन हैप्पीनेस, ठीक, अनयूजुअल बॉडी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, सपोज यू आर गिविंग अ स्पीच, आपको स्पीच दे रहे हैं ऑन हैप्पीनेस, खुशी के बारे में, बट योर बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट डल अप्रोच, देन इट स्पॉइल और डिस्टॉर्ट योर इमेज एंड एक्ट एज अ बैरियर। तो ये एक बैरियर की तरह से काम करेगा। जैसे आप खुशी की एक कोई ऐसी स्पीच दे रहे हैं जिसमें जो हैप्पीनेस की है, लेकिन आपका फेस उतरा हुआ है, तो उससे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप खुश नहीं है, जिससे आपका जो कम्युनिकेशन होगा या जो आपकी स्पीच होगी वो स्पॉइल हो जाएगी और आपकी इमेज और रिएक्ट एक बैरियर की तरह उस जगह पे काम करेगा। तो ये अनयूजुअल बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक बैरियर आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर वन मस्ट हैव पॉजिटिव एंड अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, इसलिए आपके पास एक सही बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। और फिर दूसरा इसमें इंटरपर्सनल में इमोशनल आउटवर्ड इमोशनल, तो ए मॉडरेट लेवल ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट विल एनहेंस द कम्युनिकेशन। बट देखो एक मॉडरेट लेवल का जो आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगा वो आपके कम्युनिकेशन को इन्हेंस करेगा, लेकिन बट एक्सेसिव इमोशनल इन्वॉल्वमेंट विल एक्ट अ बैरियर, लेकिन आपका जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा पे हो जाएगा, क्या, एक्सेसिव इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक, तो आपका कम्युनिकेशन में एक बैरियर की तरह काम करेगा, ठीक। अब इसमें एक कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नॉइज इन चैनल, जैसे हम आप वीडियो के जरिए आपको पढ़ा रहे हैं, आप यूट्यूब पे इसको पढ़ रहे हैं और उसमें खिच खिच की आवाज़ आ रही है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, गोल गोल चक्का घूम रहा है, तो नॉइज़ है,
जो कि मैंने क्रिएट नहीं की, ये चैनल की नॉइज़ है क्योंकि नेटवर्क नहीं है। तो ये चैनल में जैसे अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब इसमें नॉइज़ आ जाए, अनयूजुअल चीज़ें आ जाए, उस जगह पे जो चीज़ होगी तो वो नॉइज़ इन चैनल में वो इस ये तो एक बैरियर की तरह काम करेगा, तो नॉइज़ इन चैनल में आ जाएगा। फिर पुअर लिसनिंग स्किल, जैसे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं आपको, तो दिस बैरियर इज़ वेरी कॉमन अमंग द पीपल। ये बैरियर जो है बहुत कॉमन है अमंग द पीपल बिकॉज मोस्टली वी डोंट फोकस ऑन फैक्ट इन्फॉर्मेशन बट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द टोन। जैसे मैं कुछ और बोल रहा हूँ और मेरी टोन हाई हो गई, तो आपको लगेगा कि ये मुझे डांट रहा है, एक चीज़ समझा नहीं रहा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं जैसे मेरे चैनल का नाम है कॉन्फिडेंस बूस्टर, तो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि लास्ट डे है कल आपका एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन इससे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको सुनने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी हम कहाँ थे, ये पुअर लिसनिंग स्किल, जैसे आपकी सुनने की क्षमता थोड़ा कमज़ोर है और मैंने थोड़ा तेज़ से बोल दिया, तो ये बैरियर की तरह काम करेगा, आपको लगेगा मैं डांट रहा हूँ। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, अभी तो मैंने समझा दिया कि बात क्या है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज़ बैरियर वेरी कॉमन। सबसे पहले लिख दो दिस इज बैरियर वेरी कॉमन अमंग द पीपल बिकॉज मोस्टली वी डोंट फोकस ऑन फैक्ट इन्फॉर्मेशन बट वी रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द टोन। समझिए बात, फिर से सुनिए, जो है हम फैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे फोकस नहीं करते, जबकि रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ वॉइस, जो कि मैं बोल रहा हूँ। एज वी नो दैट, जैसा कि मैं जानता हूँ, लिसनिंग एंड हेयरिंग आर द टू डिफरेंट थिंग एंड लिसनिंग प्ले ए मेजर रोल इन कम्युनिकेशन। सुनना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इसमें दो क्लियर हो गए कि मेरी चीज़ों मेरी बातों को आप ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें जो लिख के आएंगे वो बिल्कुल क्लियर लिख के आएंगे। मैं भी इसको लिख सकता था कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें लिख देता मैं यहाँ से, लेकिन उससे कोई फायदा आपका नहीं होने था। आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, तो आप इसमें कुछ भी लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा सही लिखा हुआ है क्योंकि पॉइंट आपके क्लियर रहेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट पे फोकस किया, आपको बता भी रहा हूँ कि कैसे इसको लिखना। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, तीसरी जो मेजर या ब्रॉडली क्लासिफाइड कैटेगरी है वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है। अब सबसे पहले दो लाइन इसके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में लिख दीजिए। तो एन ऑर्गेनाइजेशन डील विद अ नंबर ऑफ पीपल डिपार्टमेंट एंड परफॉर्म वेरियस टास्क। ठीक है, वेरियस टास्क परफॉर्म करता है। आप सपोज दैट अ बैंक है, ठीक है, वो डील करता है, बहुत सारे कस्टमर हैं, वेरियस सेक्शन है, सोसाइटी है, हैंडलर्स हैं, अकाउंट्स हैं, आप वेरियस डिपार्टमेंट है, और परफॉर्म करता है वेरियस एक्टिविटी को लाइक ओपनिंग अकाउंट, ट्रांजेक्शन्स, लोन फैसिलिटीज़, डीडी, चेक एक्सेट्रा। मतलब ये बैंक का मैंने बता दिया कि उसमें वेरियस सेक्शन होंगे। ठीक है, तो एनी बैरियर दैट अकर ड्यूरिंग दीज एक्टिविटी, ठीक है, एनी बैरियर, कोई भी बैरियर उत्पन्न होता है। ठीक, अकर्स, अकर्स मतलब उत्पन्न होता है, ड्यूरिंग मतलब दौरान। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों की थोड़ा, यूपी बोर्ड वालों की थोड़ा मतलब अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होती है, और जिनकी अच्छी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एनी बैरियर, कोई बैरियर होता है दैट जो अकर्स होता है, उत्पन्न होता है ड्यूरिंग दौरान दीज एक्टिविटी, इन एक्टिविटी के दौरान कोई बैरियर उत्पन्न होता है, नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट। ठीक है, ये दीज पार्ट्स, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ओवरलेड। ठीक, फिर दूसरा क्या है, फिर ऑफ सुपरवाइजर्स, टू मैनी ट्रांसफर स्टेशन, नेगेटिव टेंडेंसीज। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्या है, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज अवेलेबिलिटी ऑफ हज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि इन दिनों क्या है कि बहुत सारे अमाउंट में डेटा आता है, हज अमाउंट ऑफ डेटा विच रिजल्ट इनटू अ बैरियर, जिसका रिजल्ट क्या होता है, एक बैरियर के रूप में होता है कॉल्ड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। दिस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड अफेक्ट्स द एम्प्लॉय हेल्थ इन वेरियस फॉर्म। ठीक है, किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये पहला वाला भी इसके अंतर्गत आता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के। फिर आप सुपरवाइजर, आपके जो सुपरवाइजर है उनका डर रहता है, तो इन ए रिज्ड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट्स द सबऑर्डिनेट फ्रॉम स्पीकिंग फ्रैंकली टू देयर सीनियर या सुपरवाइजर एंड ओपन एनवायरमेंट इन कंडक्टिव एंड इंक्रीज द कॉन्फिडेंस एंड गुडविल ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, समझ आया गया होगा, नहीं आया तो बता देता हूँ। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो उसमें सुपरवाइजर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो फ्रीली एक दूसरे से ओपन माइंडेड बात करते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस बैरियर, लेकिन इस बैरियर के चलते क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, अदर सप्रेस, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, आइदर सप्रेस द इन्फॉर्मेशन और मैनी प्रेजेंट ऑल इन्फॉर्मेशन। जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो डर के कारण क्या होता है, फिर आप सुपरवाइजर होकर डर के कारण बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं। ठीक है, तो एक ये भी बैरियर की तरह काम करता है। फिर टू मैनी ट्रांसफर स्टेशन, तो इफ़ आ मैसेज पासिंग थ्रू वेरियस चैनल, कोई मैसेज है वो पास होता है वेरियस चैनल के थ्रू। ठीक है, इन कम्युनिकेशन चैन के वेरियस चैनल के थ्रू पास होता है, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग डिस्टॉर्शन ओवर द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो चांस होता है कि उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो इफ़ इट गेट हैपन एट ईच लेवल, यह होता है प्रत्येक लेवल पे बिकॉज ऑफ वेरियस इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल बैरियर टू कंट्रोल दिस बैरियर। ठीक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बैरियर होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल दिस बैरियर, जो इस बैरियर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक बैरियर की तरह काम करता है। तो नेगेटिव टेंडेंसीज, अब द बैरियर ऑफन टेक प्लेस इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, इट अकर्स ड्यू टू वेरियस इंटरपर्सनल बैरियर, इट डेवलप ए नेगेटिव एनवायरमेंट इन वर्क प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कॉपरेशन
अपोजिशन ऑफ हिज पॉलिसीज डिस्करेजमेंट। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको आने की संभावना है, ठीक है। इसकी 100% ये आ सकता है और कई सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है। 100% ये आ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब तीसरे का दूसरा करवा देते हैं। प्रत्येक सेक्शन में आपको करना ही होता है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, तो आप मान के चलिए आप इसको सुन भर लेते हैं, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप तो लिख के आएंगे, ठीक है। आपको आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। मान लो इफ नहीं आता है तो आप इसको सुन के जाएंगे बस, तो आप गलत तो नहीं लिख के आएंगे बिल्कुल, ठीक है। एग्जामिनर आपके पूरे नंबर नहीं काट सकता, आप एक अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। बस इस लेक्चर को सुन लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आ गए तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि पास्ट ईयर का जो पेपर होता है 50% रिकॉल होता है। 50% मतलब क्या करते हैं, रिपीट करते हैं कुछ, तो मैं 50% बता रहा हूँ, लेकिन होता है 80 या 70% के लगभग, ठीक। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड जनरल कम्युनिकेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं, लिखा पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है वही लिखा गया। तो देखो इस टाइप के जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं आप एक पेज में भी लिखते हैं, ठीक है, तब भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं इसमें। ये समझ लीजिए डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये टाइम बचाने के लिए आते हैं पेपर में, ठीक है। इनसे बहुत टाइम बचता है। एक बीच में लाइन कीजिए और एक तरफ लिखिए जनरल कम्युनिकेशन, एक तरफ लिखिए टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जो आंसर लिखते हैं, ठीक है, मैं तो आंसर लिखने से पहले 2 लाइनें आप ऊपर जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होता है, ये जो जैसे 2 लाइनें लिखी हुई हैं, ये 2 लाइनें जैसे लिखी हुई हैं, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पे थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये वाली जो लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, इससे क्या होता है एग्जामिनर पे थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसको भी लगता है कि यार हाँ बच्चे ने लिखा है, ठीक है। तो ये 2 लाइनें आप जरूर लिख दीजिए। फिर आता है कि जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो जनरल कम्युनिकेशन में होता है इट कंटेन्स जनरल मैसेज, इट कंटेन्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। इनफॉर्मल इन स्टाइल होता है, फॉर्मल इन स्टाइल होता है, ठीक है। ये जो जनरल कम्युनिकेशन होता है इनफॉर्मल वे में होता है, ये फॉर्मल वे में होता है। मोस्टली ओरल होता है जनरल कम्युनिकेशन, बट टेक्निकल कम्युनिकेशन मोस्टली रिटन होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है। बट इट कैन बी, लेकिन ये मतलब कैन भी हो सकता है रिटन एंड ओरल बोथ, बट ये होगा फॉर्मल स्टाइल में, ओके। अब चौथा डिफरेंस क्या है कि डू नॉट फॉलो ए सेट ऑफ पैटर्न। जो जनरल कम्युनिकेशन होता है वो डू नॉट फॉलो सेट ऑफ पैटर्न, ये सेट ऑफ पैटर्न को फॉलो नहीं करता, ये करता है सेट ऑफ, ये फॉलो करता है सेट ऑफ पैटर्न को, ठीक है। तो नॉट ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस, ठीक है, नॉट ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस, इट ऑलवेज स्पेसिफिक ऑडियंस। ये हमेशा स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं होता, लेकिन ये होता है स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। 6 नंबर क्या है, जनरल वोकेबुलरी इज यूज। इसमें जनरल वोकेबुलरी यूज होती है, इसमें टेक्निकल वोकेबुलरी यूज होती है। नो यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड और ग्राफिक्स, इसमें टेक्निकल वर्ड और ग्राफिक्स नहीं यूज होते हैं, लेकिन इसमें फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व जार्गन्स एंड ग्राफिक्स एक्सेट्रा। जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है उसमें ये चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जनरल होता है, ये टेक्निकल होता है, ये इनफॉर्मल इन स्टाइल होता है, फॉर्मल इन स्टाइल होता है, मोस्टली ओरल होता है, रिटन होता है। ये सेटअप पैटर्न को फॉलो करता है, सेटअप पैटर्न को नहीं फॉलो करता। नॉट ऑलवेज स्पेसिफिक ऑडियंस, इसकी जो ऑडियंस होती है वो हमेशा स्पेसिफिक नहीं होती, इसकी हमेशा स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। जनरल वोकेबुलरी इसमें यूज होती है, इसमें टेक्निकल वोकेबुलरी यूज होती है, ठीक है। नो यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड और ग्राफिक्स, इस जो जनरल कम्युनिकेशन उसमें टेक्निकल वर्ड और ग्राफिक्स यूज नहीं होती है, इसमें फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व जार्गन्स एंड ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम 4 नंबर इसके बाद करेंगे, सबसे इसके पहले 5 नंबर कर लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हाउ द वॉइस डायनेमिक्स जो होती है, ठीक है, वॉइस मतलब भाषा, डायनेमिक्स मतलब भाषा को कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो कैन बी फाइन टर्न टू ब्रीथ लाइफ इन प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन के दौरान क्या करना चाहिए, तो दीज आर द सम टिप्स फॉर यूजिंग योर वॉइस डायनेमिक्स कैन बी फाइन टर्न टू ब्रीथ लाइफ इन प्रेजेंटेशन। सबसे पहले ब्रीथ, सांस लीजिए आप, ठीक है। फिर दूसरा वेरी योर वॉल्यूम, अपने आवाज़ को थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, ठीक है। उससे क्या हुआ कि आपका जो वॉइस डायनेमिक्स अच्छी होगी, ठीक। यूज वोकल डायनेमिक्स का यूज कीजिए, हम्प का यूज कीजिए, आर्टिकुलेट क्लियरली बोलिए, स्पीक योर एक्सलेशन, अपने एक्सलेशन जो स्पीक ऑन योर एक्सलेशन, ठीक है। अब ये पॉइंट आपके हो गए। अब इसको हम थोड़ा बेटर वे में, तो हाउ द वॉइस डायनेमिक्स कैन बी फाइन टर्न टू ब्रीथ लाइफ इन प्रेजेंटेशन के दौरान जो है अपने वॉइस डायनेमिक्स को कैसे एक अच्छा रखें, ठीक है। तो उसके लिए, ठीक है, इसमें देखो दीज आर द सम टिप्स, तो ये सम टिप्स हैं फॉर योर वॉइस डायनेमिक्स कैन बी फाइन टर्न टू ब्रीथ लाइफ इन प्रेजेंटेशन के दौरान जो वॉइस डायनेमिक्स होती है वो अच्छी रहे, उसके लिए कुछ टिप्स दी हुई हैं। ब्रीथ, तो इसमें क्या करना है आपको, टेक डीप ब्रीथ थ्रू योर डायफ्राम, अपने जो डायफ्राम होता है, अब इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपके गले में डायफ्राम होता है, तो उसमें आप गहरी सांस लें, ठीक है। तो गहरी सांस लें थ्रू योर डायफ्राम व्हाइल स्पीकिंग, इस बोलने के दौरान एक गहरी सांस लें। अवॉइड क्विक और जल्दबाजी से बचें। शैलो ब्रीथ मतलब
अपनी आवाज़ को अपनी सांस को थोड़ा धीमा छोड़ें, ठीक है। विच कैन लिमिट द पावर ऑफ योर वॉइस, वो आपके बोलने की क्षमता, और जब आप सांस छोड़ें उस टाइम आप अपने आवाज़ की पावर को थोड़ा धीमा कर दें, स्लो बोलें, जिससे आपकी ऑडियंस जो होगी उसको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। ब्रीथ में क्या करना है, टेक, तो ब्रीथ में लिखना है टेक डीप ब्रीथ थ्रू योर डायफ्राम व्हाइल स्पीकिंग, अवॉइड क्विक सैलो ब्रीथ विच कैन लिमिट द पावर ऑफ योर वॉइस, जो आपकी वॉइस की पावर को लिमिट कर सकती है। फिर वेरी योर वॉल्यूम, जब आप सांस छोड़ें, ठीक है, उस वेरी योर वॉल्यूम टू ड्रॉ अटेंशन टू ए पॉइंट और लेंड ए बिट ऑफ इंट्राइग टू व्हाट यू आर सेइंग, ठीक, अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा कर लें जब आप बोलें। यूज वोकल डायनेमिक्स, ठीक है, तो यूज डिफरेंट टोन्स, पिचेज, वॉल्यूम्स, स्पीड्स, जब आप सांस छोड़ें तो थोड़ा धीरे बोलें, ठीक है, डिफरेंट टोन में बोलें, पिच को चेंज करें, वॉल्यूम को थोड़ा धीरा कर लें, स्पीड को थोड़ा स्लो कर दें, ठीक, जिससे आपकी जो ब्रीथ होगी या वॉइस डायनेमिक्स से आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर यूज वोकल डायनेमिक्स, यूज डिफरेंट टोन पिचेस, ये मैंने बताई, ठीक है। ये तीसरा यूज वोकल डायनेमिक्स में क्या लिख सकते हैं, यूज डिफरेंट टोन्स पिचेज, वॉल्यूम्स, स्पीड्स एंड पाउसेस टू क्रिएट इंटरेस्ट, क्लियरिटी एंड इमोशन इन योर स्पीच। फिर हम, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आर्टिकुलेट क्लियरली, आप जो भी बोल रहे हैं उसको क्लियरली बोलें, ठीक है। फिर स्पीक ऑन योर एक्सलेशन, आप जो बोल रहे हैं उसको सही से बोलें, ठीक है। इन टिप्स का यूज करके आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हैं। अब 5 का बी पे चलते हैं, ठीक। राइट एंड नोट ऑन ऑडियंस एनालिसिस और ऑडियंस पार्टिसिपेशन इन रेफरेंस टू क्विजेज एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। तो जो ऑडियंस एनालिसिस होती है उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है और क्या करना है, ऑडियंस पार्टिसिपेशन इन रेफरेंस टू क्विजेज एंड इंटरजेक्शन, ठीक। तो सबसे पहले लिखो कि ऑडियंस एनालिसिस क्या होती है। तो एन ऑडियंस इज़ नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, रेदर इट हैज़ ए कलेक्टिव पर्सनालिटी। जो ऑडियंस आपकी होती है वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं होती, रेदर इसकी जगह पे इट हैज़ ए कलेक्टिव पर्सनालिटी, ये कलेक्टिव पर्सनालिटी होती है आप इट्स ओन, ये आपकी अपनी कमाई हुई पर्सनालिटी होती है जो आपकी ऑडियंस होती है, ठीक है। द ऑडियंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल, ऑडियंस जो होती है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन मेकिंग अ प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट सक्सेसफुल, किसी इवेंट की प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुल बनाने में जो आपकी ऑडियंस जो होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हो, तो उस टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑडियंस जो होती है, अब ऐसा नहीं कि आप पढ़ना नहीं चाहते, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ने में मन लग रहा है नहीं लग रहा है। ऐसे तो बहुत अच्छे देखते होंगे लेकिन किसी में मन लगता है किसी में नहीं लगता है, ठीक है। तो वही बात इसमें की गई है, एंड ऑडियंस इज नॉट जस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, रेदर इट हैज़ अ कलेक्टिव पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन, ये आपकी कलेक्टिव पर्सनालिटी होती है, ठीक है। ऑडियंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल, और जो ऑडियंस होती है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन मेकिंग अ प्रेजेंटेशन और इवेंट सक्सेसफुल, ठीक है। तो स्पीकर और ऑर्गेनाइजर शुड डिजाइन हिज प्रेजेंटेशन, ऑफर आर डूइंग प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस एंड ऑडियंस, ठीक है। तो स्पीकर या ऑर्गेनाइजर को शुड डिजाइन करना अपने प्रेजेंटेशन को प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के बाद, ठीक। तो ऑडियंस कैन बी एवेल्यूएटेड ऑन दीज गिवन क्राइटेरिया, ठीक। अपनी ऑडियंस का एनालिसिस दीज क्राइटेरिया के अनुसार कर सकते हैं। एज, उनकी एज क्या है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, जेंडर क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। अब आता है ऑडियंस पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑडियंस पार्टिसिपेशन, अब देखो क्वेश्चन में क्या, ऑडियंस एनालिसिस आपने लिख दिया, ठीक है। अब ऑडियंस पार्टिसिपेशन आप ये लिखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट योर ऑडियंस इज फोकस्ड, सबसे बेस्ट वे है आपकी ऑडियंस का फोकस, अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन द प्रेजेंटेशन, उनको प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करें। दिस विल बी मेक प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग, यह आपकी प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है एंड इंटरेक्टिव, और आपकी प्रेजेंटेशन को इंटरेक्टिव बनाता है। इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग, यह अचीव किया जा सकता है भाई फॉलोइंग गिवन स्टेप दैट, ये बनाया जा सकता है। अब आपके देखो क्वेश्चन में लिखा है क्विजेज और इंटरजेक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्विजिंग आप कई जो है आपने देखा होगा सेमिनार्स होते हैं उसमें क्विज होता है, ठीक है। तो इन क्विजिंग द ऑडियंस वांट टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड, ये क्विज की सहायता से आपकी ऑडियंस जो होती है अपने आप को एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड और समझना चाहती है द टॉपिक इन सिंपल टर्म, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको सिंपल वे में वो समझना चाहती है, ठीक है। तो क्विज जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड, इंटरजेक्शन ऑफ पुटिंग क्वेश्चन। इंटरजेक्शन जो होता है, आपका सेमिनार चल रहा है, ठीक है, या आपकी ऑडियंस सामने बैठी हुई है, तो ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछती है बाई इंटेलिजेंट ऑडियंस, इंटेलिजेंट ऑडियंस के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इट इज़ द
वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है पुटिंग क्वेश्चन बाय द इंटेलिजेंट ऑडियंस। इंटेलिजेंट ऑडियंस के द्वारा क्वेश्चन पुट किया जाता है आपके सामने। द ऑडियंस फर्स्ट एनालिसिस द टॉपिक, ऑडियंस सबसे पहले टॉपिक को एनालिसिस करती है, देन आस्क क्लैरिफिकेशन, फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन टू द स्पीकर से क्वेश्चन पूछती है। इन सम केसेस दे आल्सो पॉइंट आउट सम डिफरेंस इन व्यूज विच द स्पीकर शुड कंसीडर द इंटरजेक्शन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ और बताना चाह रहे हैं, ऑडियंस कुछ और समझ रही है, तो इन क्वेश्चन से क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो क्लियरली आपको समझा पाता है। ठीक है, बिकॉज इट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू सॉर्ट आउट, क्योंकि यह एक अपॉर्चुनिटी देता है सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस, डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के, देन रीच टू कंक्लूजन। ठीक है, तो इंटरजेक्शन और क्विज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये वाला 5 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। अब ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन के जो है ऑब्जेक्टिव क्या है और मेथड क्या है। तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीडी। ठीक, मेन ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करना, डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग बनाना, और लीडरशिप क्वालिटी जो आपके अंदर है उसको क्या करना, इन्हेंस करना, कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको बूस्ट करना। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जीडी के। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन को जीडी शॉर्ट में कहते हैं। तो आपके सामने जीडी लिखा आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें क्या लिखेंगे, इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें लिखिए कि जीडी इज यूज्ड टू डेवलप अ क्लियर एंड लॉजिकल थॉट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक थ्रू जीडी, यानी ग्रुप डिस्कशन द मेंबर्स इंटरेक्ट ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक थ्रू जीडी इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इससे क्या होगा कि जीडी से डेवलप होता है, क्लियर होता है लॉजिकल थॉट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। जीडी के दौरान मेंबर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड स्पीकिंग क्लैरिफिकेशन, क्वेश्चन पूछते हैं और बोलते हैं, अपने क्लैरिफिकेशन देते हैं। दिस इनकरेज टू डेवलप क्रिटिकल एंड रेशनल थिंकिंग। इससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। फिर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग है ये 2 नंबर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, तो जीडी हेल्प इन एवेल्यूएटिंग प्रॉब्लम्स को एवेल्यूएट करने में या सॉल्व करने में जीडी जो होता है यानी ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो हेल्प करता है। एंड रीच अ सुटेबल डिसीजन, और रीच करता है एक सुटेबल डिसीजन को। जो आपकी जीडी होती है यानी इससे क्या होगा कि आपकी जो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। ठीक है, इससे क्या देखो क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग क्षमता कैसे डेवलप होती है कि आप जीडी के दौरान आपकी एक टीम बनाई जाती है, 4 लोगों की हो सकती है, 6 लोगों की हो सकती है, आपको पता भी होगा। ठीक है, उसमें आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और आप कुछ बताते हैं, आप उनसे सुनते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, उनसे मेंबर्स के सजेशंस लेते हैं, ये हेल्प करता है बॉस टू टेक, ठीक है, टफेस्ट डिसीजन। किसी बॉस, जैसे आप कंपनी के बॉस हैं, ठीक है, और आपको टफ डिसीजन लेना है, जैसे आप बॉस हैं कंपनी के और आपको टफ डिसीजन लेना है, उस समय आप जो ग्रुप डिस्कशन जो होता है उससे आप मतलब कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेशन से आप जो है कोई सजेशन और आपको डिसीजन लेने में हेल्प होती है। फिर आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है इनहेंस होती है। जीडी हेल्प इन एवेल्युएटिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में आपकी मदद करता है। जीडी आइडेंटिफाई द ट्रू लीडरशिप, जीडी के दौरान ट्रू लीडरशिप आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, अमंग द कैंडिडेट के बीच में जो लीडर होता है उसकी क्वालिटी जो होती है क्या होती है, आइडेंटिफाई हो जाती है। एंड कंक्लूड एंड कंट्रोल द ग्रुप डिस्कशन, ही प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेंबर एक्सप्रेस देयर थॉट्स फ्रीली। इससे क्या होता है, मेंबर्स के थॉट जो होते हैं वो फ्रीली एक्सप्रेस हो पाते हैं। ठीक है, और फिर कम्युनिकेशन स्किल, जीडी इनहेंस एंड एवेल्यूएट्स द लेवल ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स। रेगुलर पार्टिसिपेशन इन जीडी accelerate the level of rational thinking and understanding. This correct or right understanding and thinking will lead toward good communication skill. ठीक है, तो these are main objective जीडी होते हैं। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन के मेथड क्या होते हैं, मेथड कह लीजिए, टाइप कह लीजिए, क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी जीडी होती है एक टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन होता है और एक होता है केस स्टडी बेस्ड ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो जो ये टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन होता है इसमें क्या होता है, इन दिस डिस्कशन अ टॉपिक इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट को एक टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है। दे हैव टू परफॉर्म द डिस्कशन। जनरली 3 टाइप्स ऑफ टॉपिक, जनरली 3 टाइप के टॉपिक दिए जाते हैं। एक अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होगा या फैक्चुअल टॉपिक होगा या कंट्रोवर्शियल टॉपिक होगा। अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जैसे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, अब फिर फैक्चुअल हंगर इंडेक्स। ठीक, हंगर इंडेक्स क्या है, ये फैक्चुअल टॉपिक हो गया। फिर कंट्रोवर्शियल टॉपिक जैसे 370, ट्रिपल तलाक, ठीक, राम मंदिर, दिस टॉपिक्स आर कंट्रोवर्शियल। ठीक, फिर केस स्टडी बेस्ड जीडी। तो इसमें क्या होता है, केस स्टडी आर एक्स्ट्रा पॉपुलर बिजनेस प्रॉब्लम थ्रू लेमे डिस्कशन। ठीक है, इसमें होगा कि कोई केस दे दिया जाएगा
और जैसे वो बिजनेस प्रॉब्लम्स का हो सकता है या किसी चीज़ का एक केस आपको दे दिया जाएगा इन ए केस स्टडी, और आपको उसको स्टडी करना है और एक डिसीजन लेना है, ठीक है, या उसके बारे में आपको चर्चा करनी है, आपस में फिर अपने विचार बताने हैं। इससे क्या होगा कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ये हो गया। व्हाट इज़ द मीन बाई इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। अब ये व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, मीन मतलब बाई इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या मतलब है, इसके कंप्लीट कीजिए इसको, ठीक है। तो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीटेंस इज द एबिलिटी टू अचीव कम्युनिकेशन गोल, ठीक है। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीटेंस एक एबिलिटी है, इसके थ्रू क्या करते हैं, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीटेंस इज द एबिलिटी टू अचीव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इफेक्टिव मतलब प्रभावी, बिजनेस समझते हैं व्यवसाय, एक साझा प्रक्रिया है, ठीक है। एबिलिटी टू अचीव कम्युनिकेशन गोल अचीव किए जाते हैं इन ए सोसाइटी अप्रोप्रिएट मैनर में सोसाइटी से गोल अचीव किए जाते हैं। इट इन्वॉल्व टू और मोर पार्टीज, इसमें दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सेंडिंग अ मैसेज दैट इजीली अंडरस्टूड बाई ईच पर्सन, मतलब कोई मैसेज सेंड किया जाता है, कोई बात रखी जाती है दैट, जो कि इजीली अंडरस्टूड बाई ईच अदर, मतलब जितने भी पर्सन हैं, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, वो सारे पर्सन इजीली उस बात को समझ सकें। दीज आर कोर कंपिटेंसीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। दीज आर द, ये जो नीचे लिखी हुई है, दीज आर द कोर कंपिटेंसीज, ठीक है। इसमें क्या होनी चाहिए, जो बात होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और कंक्रीट होनी चाहिए। कंसाइज मतलब संक्षिप्त, क्लियर मतलब सटीक शुद्ध, ठीक है, और कंक्रीट मतलब ठोस। जो बात होनी चाहिए, मेन आइडिया आर इजीली आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड, जो आपका जो मेन आइडिया है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए और क्लियर हो जाए, ठीक है। और कंसाइज, गेट टू द पॉइंट विदाउट यूजिंग अननीडेड वर्ड और इमेजेस। कंसाइज का मतलब टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। जैसे ये कंसाइज लिखा हुआ है, तो आपकी कोई बात है, ठीक है, और आप सीधे बात को डायरेक्टली बोलिए, घुमा फिरा के इस बात को मत बोलिए, ठीक है। जो आपकी बात है इस बात को डायरेक्टली बोलिए, इसको बोलते हैं, ठीक है, कंसाइज होनी चाहिए और कंक्रीट होनी चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो कि सटीक हो, ठीक है। अदर एक्सप्लेनेशन जो आपका होना चाहिए वो ठोस होना चाहिए बात में आपके। ऐसा बिजनेस कम्युनिकेशन में ये तीन चीज़ें मेन होती हैं। एक तो क्या हो गया, क्लियर, फिर कंसाइज और तीसरा क्या है, कंक्रीट, ठीक है। और देखो यहाँ लिखा भी है। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लोर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। 7 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है। इसमें देखो इन 7 नंबर है, इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लोर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन की डिफरेंट स्टेजेस जो हैं उनको डिफाइन करना है, ठीक है। तो दीज आर द 7 स्टेजेस, पहला क्या है, सोर्स, फिर इनकोडिंग, फिर चैनल, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फीडबैक और कंटेक्स्ट, ठीक है। सोर्स क्या होगा, द सेंडर डेवलप्स एन आइडिया टू बी सेंट, जो सेंडर होगा एक आइडिया को डेवलप करेगा और उसको सेंड करेगा। फिर इनकोडिंग, द सेंडर ट्रांसलेट द आइडिया इनटू अ लैंग्वेज। फिर चैनल, द सेंडर चूज द कम्युनिकेशन चैनल। फिर डिकोडिंग द मैसेज डिकोड बाय द रिसीवर। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर रिसीव द मैसेज, रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा। फिर उसके बाद फीडबैक, द रिसीवर प्रोवाइड फीडबैक। फिर कंटेक्स्ट, इट इज़ द इन्वायरमेंटल और सेटिंग इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। इंक्लूड द फैक्टर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन सच एज, ठीक। अब जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं वो टोटल 7 स्टेजेस होती हैं। दी जाता है, सबसे पहले क्या हो गया, सोर्स हो गया, इनकोडिंग हो गया, चैनल हो गया, ठीक, डिकोडिंग हो गया, रिसीवर हो गया, फीडबैक हो गया, कंटेक्स्ट हो गया। मेरे साथ बोलिए, सोर्स, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, कंटेक्स्ट। सोर्स क्या होगा, सेंडर, जैसे मान लीजिए कोई सेंडर है, ठीक है, मान लीजिए ए है, ए सेंडर है और बी को बात सेंड की, ठीक है, यहाँ इधर देख लो, ए कोई है ए, और ए ने बी को जो है कोई बात सेंड की, ठीक है। तो सबसे पहले ए, यहाँ से ए ने जो सेंडर डेवलप ए आइडिया, इसको कोई आइडिया आएगा, ठीक है, तो डेवलप एन आइडिया टू बी सेंड, जो ये भेजेगा बी को, ठीक है, भेजेगा बी को। तो इसको भेजने से पहले ये अपने आइडिया को इनकोड करेगा, मतलब किसी लैंग्वेज में लिखेगा, हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश में लिखेगा, ठीक है, इनकोड करेगा। फिर उस आइडिया को किसी लैंग्वेज में इनकोड करेगा, फिर ये भेजेगा, इसको लेटर से भेजे, इसको फ़ोन कर सकता है, लेटर भेज सकता है, या कुछ और कर सकता है, इसको आवाज़ दे सकता है। तो ये मीडियम चूज करेगा, मीडियम को ही चैनल बोलेंगे, ठीक है। जो ये मीडियम चूज करेगा उसको बोलेगा चैनल, ठीक है। ये ए है और ये जो मीडियम यूज करेगा, जैसे ए, इसको मान लीजिए फ़ोन से इसने किया तो वो हो जाएगा
बाई फ़ोन चैनल की तरह काम करेगा। फिर जो रिसीवर होगा मैसेज को डिकोड करेगा, रिसीवर क्या होगा, जो मैसेज को रिसीव करेगा वो रिसीवर होगा, ठीक है। और फिर फीडबैक रिसीवर जो होगा एक फीडबैक प्रोवाइड करेगा सेंडर को, तो फीडबैक हो गया, फिर कंटेस्ट। तो 7 स्टेजेस होती हैं कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब इसमें लिखा है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस, ठीक, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स। आप डिस्कस कीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो सम साइलेंट पर्सनालिटी एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्सन विच पे अ लॉट, कुछ साइलेंट पर्सनालिटी एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, ऑफ ए पर्सन। एट्रीब्यूट मतलब गुण, ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं क्वालिटीज़। तो सम साइलेंट पर्सनालिटी एट्रीब्यूट, किसी की पर्सनालिटी के गुण होते हैं ऑफ ए पर्सन विच पे अ लॉट, जो कि बहुत, व्हेन ही इज स्पीकिंग टू हिज कंपनी मेट्स, जब वो लोगों अपने कंपनी मेट्स से बात करता है, ठीक है, तो उसके कुछ गुण होते हैं, साइलेंट फीचर्स होते हैं, साइलेंट पर्सनालिटी एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट को फीचर्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले एम्पैथी, समानुभूति, वो अपने आप, वो किसी से बात करता है तो वो दूसरों के प्रति एम्पैथी रखता है, समानुभूति रखता है। वो ऐसा नहीं फील करवाता कि सामने वाला जिससे वो बात कर रहा है उसको छोटा फील नहीं करवाता है। तो एम्पैथी होती है, फिर कंसीडरेटनेस होती है, विचारशीलता होती है, लीडरशिप होती है, और कंपिटेंस होती है, सक्षमता, ठीक है, असर्टिवनेस यानी मुखरता, वो चीज़ जो कोई बोलता है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो दीज आर द सम एट्रीब्यूट